क्लियर ये चीज कि जब भी आप किसी भी राइटर को याद करो सबसे पहले कि अगस्त कॉम्ट 1798 है और मृत्यु उसकी 1857। इसी तरह से मैक्स वेबर स्टार्ट कर रहे हो तो मैक्स वेबर के लिए लिखो कि उसका बर्थ कब है, कोई जरूरी नहीं कि जन्म लिखो या मृत्यु लिखो, सीधा लिखो 1864 टू 1920, ठीक है। और यहीं पर अगर उनका बर्थ प्लेस भी लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, इनका लिखो जर्मनी, हाँ ठीक है। मैक्स वेबर की बुक्स, मैक्स वेबर के बारे में बताया गया है, ये सब तुम लोग अपने आप से देख लेना। इनकी कुछ बुक्स हैं मेन, बहुत फेमस बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1906 में प्रकाशित हुई। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म सन 1906 में प्रकाशित हुई। उनके बाद द हिंदू सोशल सिस्टम 1950, द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूशनिज्म एंड फैसिज्म 1951, एंशिएंट ट्यूडिज्म 1952। फिर है इनकी टॉलकट पार्सन्स ने इनका हिंदी अनुवाद किया, इंग्लिश अनुवाद, वो है बुक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर की बुक जिसको कि इंग्लिश में, वो जर्मन भाषा में थी, इंग्लिश में कन्वर्ट किया टॉलकट पार्सन्स ने, वो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर के चुने हुए निबंधों का संग्रह दो अन्य पुस्तकों में भी किया गया, एक तो इसमें हो गया पार्सन्स की में, और दूसरा और हुआ फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी 1946, और है मैक्स वेबर इन द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1946, ठीक है। इसमें मिलेगी नहीं मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। अभी हम पहुंचते हैं सोशल एक्शन पे। तुम्हारा मैक्स वेबर का इसमें सोशल एक्शन है, वेस्टेन है, आइडल टाइप है और रैशनैलिटी है, ठीक है। हम पहुंचते हैं सोशल एक्शन पे। सोशल एक्शन तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर इसका 276, टेक्स्ट बुक है मेरे पास। इसमें से सबसे पहले तो सामाजिक क्रिया क्या है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। हमें पता जो हम काम करते हैं वो क्रियाएं होती हैं, और जो हम समाज के तौर पर या सामाजिक रूप में या फिर समाज का हिस्सा बनकर उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया कहलाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर हम देख लेते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक जीवन के संदर्भ में क्रियाओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो है व्यक्ति क्रिया और दूसरी होती है सामाजिक क्रिया, ठीक। तो ये याद करना है तुम्हें, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग दो तरह की क्रियाएं बताई गई है, एक व्यक्ति क्रिया और दूसरी सामाजिक क्रिया, ठीक है। जो हम अपने लिए कार्य करते हैं वो व्यक्ति क्रियाएं, और जो हम समाज के लिए कार्य करते हैं वो सामाजिक क्रियाएं। इनके अंतर को भी स्पष्ट किया है कि किसी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति का जो अपना हित है वो उसमें सम्मिलित ना हो। अब आता है शॉर्ट रूप में इसकी दी हुई है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल या वर्तमान भावी जीवन से प्रभावित हो सकती है। इन सब की तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2, 3, 4 नंबर
कोई जरूरत नहीं है इन्हें पढ़ने की। अब हम आते हैं मेन फोकस ली के मैक्स वेबर ने क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है। तो मैक्स वेबर ने कुल क्रियाओं को 4 भागों में बांटा है, ठीक है, जो कि तुम्हारे नोट्स में दे रखा होगा। एक है तार्किक क्रिया, दूसरी मूल्यांकनात्मक क्रिया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया इसको बोलने में, तो प्रभावात्मक और परंपरागत, वैल्यू रैशनल बोलते हैं उसे, मूल्यांकन जो है, वर्ड्स को लिखा इस तरीके से गया है। तो एक है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया को देखते हैं, जो सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार की जाए, ठीक है, कि हमारे पास किसी काम को, हमें कोई काम करना है और उस काम को करने के लिए हम एक योजना तैयार करते हैं अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर कि हम इस काम को किस तरीके से करेंगे, तो उसे तार्किक क्रिया कहा गया है। उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण मैं अपने पास से नहीं दे रही हूँ, जो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर है उसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ, कि यदि व्यक्ति को एक नया उद्योग चालू करना है तो वह उसके लिए योजना बनाता है, ठीक है। भाई कोई भी काम तुम्हें शुरू करना होगा उसके लिए योजना बनाओगे, और उस योजना में उस वस्तु की मांग के कौन सी वस्तु चाहिए, अन्य साधनों का जो कि उसे प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान रखता है। जब वह इन सभी पक्षों का निर्णय अपने उद्योग में लगे सभी सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए करता है, तो उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। कि किसी व्यक्ति को अगर कोई उद्योग लगाना है, अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकताएं होंगी, और उसका वर्क प्लेस क्या होगा, कितने कर्मचारी लगेंगे, कितना उन लोगों को फायदा होगा, डिस्टेंस कितना है उनका आने जाने का, ये सारी चीजें सोचकर जो उद्योग शुरू करेगा तो उसे कहेंगे तार्किक क्रिया, कि आपने तर्क बुद्धि लगा के ये कार्य शुरू किया है, ठीक है। वो काम कोई भी हो सकता है, चाहे कपड़ा मिल कोई लगा रहा हो, कोई जूते की फैक्ट्री लगा रहा हो, कोई दूध की फैक्ट्री लगा रहा हो, या फिर कोई डेयरी उत्पादन कर रहा है, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस होगा, ठीक है, तर्क बुद्धि द्वारा। दूसरा आता है मूल्यात्मक क्रिया, मूल्यात्मक ही बोलूंगी मैं तो इसको, मूल्यात्मक क्रिया, वैल्यू रैशनल क्रिया। तो ये होती है जो किसी कलात्मक, धार्मिक, नैतिक आधार पर की जाती है, कि हम कुछ चीजें करते हैं धर्म के आधार पर करते हैं, नैतिकता के आधार पर करते हैं, कलात्मक रूप में करते हैं, तो वो मूल्यात्मक क्रिया कहलाती हैं, और जिसे कि बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। आपकी मम्मी ने कहा आपको सुबह को उठ के पूजा करनी है, आप करोगे? मम्मी से बहस थोड़ा ना करोगे, क्यों करूं, मैं तो नहीं करूंगी। आपको बताया जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अनिष्ट होगा, आप मान लेते हो, कोई बहस नहीं करते। आपको बोला जाता है कि बृहस्पतिवार में सर नहीं धोना है, आप बहस करते हो? नहीं करते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिन्हें आप बिना किसी बहस के, बिना किसी जगह स्वीकार कर लेते हो। फिर है वैसे ही उसी तरह से व्यवहार हमसे उन लोगों द्वारा आशा की जाती है जो कि धार्मिक नैतिक आदर्शों को के सम्मुख होते हैं। इस प्रकार के कार्यों में अंतिम मूल्य उपयोगिता का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैंने बताया ना कि आप नहीं पूछोगे। उदाहरण के लिए हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि रोज पूजा प्रार्थना क्यों की जाती है, पूजा पाठ क्यों, या नियमित रूप से मंदिर गिरजाघर जाने का वास्तव में अंत तक हमें क्या लाभ होगा या क्या लाभ नहीं होगा, हमें नहीं पता कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हमारा पूरा होगा उद्देश्य या नहीं होगा, ठीक है। फिर भी इन क्रियाओं का मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभव, मुक्ति पाने की आशा या ईश्वर प्रेम के आधार पर करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रभावात्मक क्रियाएं। प्रभावात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? वे जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती हैं। इस प्रकार के व्यवहार में प्रेम, शत्रुता, घृणा, क्रोध आदि के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अतः इससे पता चलता है कि इस प्रकार क्रिया में एक व्यक्ति शक्तिशाली संवेग के प्रभाव से कार्य करता है, अत्यधिक अतार्किक रूप से व्यवहार करता है। वह इस प्रकार का भी व्यवहार करता है जिसके बाद वह पछतावा तक महसूस करता है, जो कि उसके स्वस्थ मस्तिष्क के लिए कदापि नहीं करता। मतलब कि वो जानबूझकर कुछ चीजें नहीं करता कि ये होना ही चाहिए वैलिड तौर पर, बस
उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क पर रहता है और वो ऐसी क्रियाएं करता है। नेक्स्ट आता है परंपरागत क्रिया। इसे जो प्रभावात्मक क्रिया है ना, इसमें एक उदाहरण और आएगा, यहां पर नहीं दिया है तुम्हारी बुक में। इसे कहते हैं, नहीं वो अथॉरिटी में आएगा, ठीक है। अब आता है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया में आता है कि उन सामाजिक प्रथाओं या नियंत्रित प्रथाओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं जिनका अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय में अनुसरण किया जा रहा है। आप आज तक दिवाली मना रहे हो, हमारे पूर्वज मनाते आए हैं। गोवर्धन पूजा होती है, कहीं किसी तरह का गोवर्धन बनाते हैं, कहीं किसी तरह का बनाते हैं, कहीं किसी तरह का बनाते हैं, लेकिन बनाते जरूर है और ये प्रथाएं चली आ रही हैं तो हम उसको कर रहे हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण केवल इसीलिए किया जाता है कि भूतकाल से अनेक व्यक्ति वैसा ही करते आए हैं। वास्तव में हम लोग एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने को बाध्य हो जाते हैं क्योंकि सब लोग उसी विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं, प्रथाओं का अनुसरण करते हैं। परंपरागत क्रियाओं का ये एक उदाहरण है। और एक चीज मैं बताऊं, जैसे आप नवरात्रे हैं, गणेश पूजा है, बहुत प्रेम से बहुत श्रद्धा से मूर्तियां लाएंगे, खरीद कर लाएंगे और महंगी लाएंगे और अच्छी लाएंगे और अच्छे कलर होने चाहिए और पक्की होनी चाहिए। 8-7 दिन तक लगातार बहुत अच्छे से श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। एट लास्ट क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे पानी में भी आप विसर्जन करोगे तभी भी वो पानी बह जाएगा और साइड में आपकी मूर्तियां डली हुई रह जाएंगी। उनको बुलडोजर उठा उठा के डालते हैं अलग, और मल में भी इकट्ठा होती है, वो हर जगह जाती है। इससे अच्छा है कि आप मूर्ति स्थापित ना करके, जैसे कहते हैं कि अब तो नेचर फ्रेंडली मूर्तियां भी आने लगी है कि हाँ जो बह जाएं पानी के साथ, ऐसे मिट्टी की बना लगे, पक्की नहीं बनाते, इको फ्रेंडली उनको बोलते हैं, ऐसी भी आने लगी है। लेकिन कोई जरूरी है क्या? आप नाम भी तो ले सकते हो अपने भगवान का, अपने श्रद्धे का नाम ले सकते हो, उससे भी उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जरूरी है उस तरह का काम करो और उसके बाद विसर्जन करके आओ। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं परंपरागत क्रियाएं जो चली आ रही हैं और उनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक और बात मैं इसमें थर्ड पॉइंट में बताना चाह रही थी, प्रभावात्मक क्रियाएं। प्रभावात्मक ऐसा होता है कि वैल्यू रैशनल के किसी पर इन चीजों का प्रभाव पड़ना। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जिनका हम सभी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले गांधी जी की पर्सनैलिटी निकल कर आई थी कि जिधर, एक बात और होती है उनके बारे में कि जिधर चले कोटि पग उधर चले, जिधर चले 2 पग उधर चले कोटि पग, कि जिधर 2 पग चलते हैं उधर कोटि का वहां पर मीन्स प्रकार होता है, सॉरी करोड़ों। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, कोटि का मतलब ब्लाउज भी होता है, कोटि का मतलब हजारों करोड़ों भी होता है। करोड़ों मतलब अनेकों पद, जिधर चले 2 पद उधर चले कोटि पग, करोड़ों पद, ठीक है। तो इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी थी। फिर अन्ना हजारे की पर्सनैलिटी निकल कर आई, उसके बाद आपकी मोदी जी की पर्सनैलिटी इसी तरह की निकल कर आई, और बहुत सारे ऐसे प्रभावी नेता रहे हैं। इंदिरा गांधी की इसी तरह की पर्सनैलिटी। तो मतलब इस तरह के बहुत लोगों की पर्सनैलिटी निकल कर आती है जिनके पीछे पूरी की पूरी जनता हो लेती है क्योंकि उनके विचार उनको अच्छे लगते हैं। तो ये प्रभावात्मक क्रिया है। ऐसे कुछ लोगों की जो क्रियाएं यहाँ पर प्रभाव डालती है, उसको आगे तुम पढ़ोगे करिश्मेटिक सत्ता के तौर पर। अगर इसका मैक्स वेबर का ही दूसरी ओर होगी सत्ताएं क्रियाएं, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक अधूरा है जब तक हम क्रिया को नहीं समझ सकते, जब तक हम इनकी सत्ताओं को नहीं समझे। सोशल एक्शन हमारा जब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसकी सत्ताओं को ना समझ ले, अथॉरिटी को ना समझ ले, ठीक है। तो इनका एक और टॉपिक मुझे इसके साथ में तुम्हें कराना है, वो जब पूरा होगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताई क्रियाएं, 4 प्रकार की क्रियाओं में मैक्स वेबर ने इसको बांटा है। 1 तार्किक, मूल्यात्मक, प्रभावात्मक और परंपरागत। सभी की बताई, सभी के उदाहरण तुम्हें बताए, और मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी कर दी तुम्हारी वीडियो, जस्ट अभी मैं डाल दूंगी उसी पे।
ठीक है, अगर कहीं भी तुम्हारा छूटता है या तुम्हारे समझ नहीं आए तो तुम इसको दोबारा चलाना और तुम देख लेना। ठीक है, मेनली है खास ये 4 क्रियाएं। अगस्त कॉम्ट के बारे में लिखोगे, उनकी बुक्स के बारे में लिखोगे, बताओगे बस, और इन 4 क्रियाओं के बारे में तुम्हें लिखना है। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी की, सत्ता की, उसकी बात करेंगे अगस्त इसका मैक्स वेबर का दूसरा टॉपिक। जो मैक्स वेबर की सत्ता है ना, सत्ता के प्रकार में तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सत्ता के प्रकार में एक आएगी, इन्हीं चारों पॉइंट में से 3 प्रकार की सत्ताएं निकल जाती है। वैधानिक सत्ता, वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी, परंपरागत सत्ता और करिश्माई। अभी जो बात की थी मैंने कि लोगों का प्रभाव पड़ता है, तो वो है ये करिश्मेटिक सत्ता, जिसका कि लोगों पर प्रभाव पड़ता है। वहां पर केवल उसका नाम वही दिया गया कि प्रभावात्मक, लेकिन उसे आप करिश्मेटिक सत्ता के उसके तौर पर भी, क्रिया के तौर पर भी ले सकते हो। नहीं है उसमें तो इससे देख लेना जो इसमें है। ठीक है, पेज नंबर है 283 इस बुक का। बुक है ये सामाजिक विचारधारा। ठीक है, बुक से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, मैक्स वेबर के बारे में मुझे कुछ और नहीं बताना, जो बता दिया वही था। उसके बारे में उसका क्रिया के प्रकार बता दिए। उसके बाद आता है तुम्हारा ये अथॉरिटी मतलब सत्ता। वैधानिक सत्ता, दूसरी है परंपरागत सत्ता और तीसरी है करिश्मेटिक मैंने तुम्हें अभी बताई, किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ना करिश्मेटिक सत्ता के अंतर्गत आता है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया ऐसे के ऐसे ही तुम उसमें लिख दोगे कॉपी में, तो भी तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, वैधानिक सत्ता और इन दोनों को भी बताऊं, क्योंकि लीगल भी हमने अभी बताया था, परंपरा भी अभी समझाया था उन्हीं में, वो सेम टू सेम यहां पर भी आएंगी। परंपरागत सत्ता में उदाहरण के लिए, सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रही हूं, उदाहरण यहीं से लेते हैं। परंपरागत वही है जो हम पिछले पुराने सारी चीजों को बिना कुछ कहे सर झुकाए मानते चले जाते हैं, वो परंपराओं का पालन है। वहां पर दूसरा उदाहरण था, यहां पर दूसरा है, जैसे कृषि युग में भारतीय गांवों में पाई जाने वाली पंचायत में पंचों की सत्ता, ठीक है, होती थी, उसको सब मानते थे, तो उस उदाहरण को आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, पंचों की सत्ता, और पंच ही परमेश्वर थे, तो पंचों के बारे में आप जो भी लिखोगे वो तुम्हारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब है लीगल वैधानिक, मतलब लीगल सत्ता, लीगल अथॉरिटी, वैधानिक को शॉर्ट में बता देती हूँ कि राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उनके पद, जैसे उदाहरण के तौर पर मिस्टर तिवारी जज के पद पर आसीन होने के नाते उस पद से संबंधित सत्ता जो कि उन्हें वैधानिक रूप में मिली है का प्रयोग करते हैं। एक है अथॉरिटी और एक है पावर। इसको रखते हैं बुक को अलग। एक है अथॉरिटी, एक है पावर। अथॉरिटी होगी तुम्हारी सत्ता और पावर हुई शक्ति। ठीक है, हम कहते हैं कि जो सत्ता है वो इसमें निहित होती है। तुम्हारे चीफ प्रॉक्टर कौन है? लता मैम, क्लियर है। और यदि उनसे वो चीफ प्रॉक्टर का पद नहीं हो उनके पास, तो वो किसी और के पास चला जाए तो चीफ प्रॉक्टर का नाम कोई और लोगे आप। ठीक है, अभी प्रिंसिपल वो है और कल लता मैम बन जाए, तो पद में जो शक्ति है, बात समझ रहे हो? एक शक्ति व्यक्ति में, उसको कहते हैं पावर। एक शक्ति उसके पद में, उसको कहते हैं सत्ता। ठीक है, लता मैम यहां ना बैठ के उस वाली कुर्सी पे बैठे प्रिंसिपल मैम वाली पे, तो वो प्रिंसिपल मैम हो जाएंगी। ठीक है, वो पद छूटते ही वो तुम्हारी मैम हो जाएंगी। ठीक है, तो एक होती है पावर होती है व्यक्ति में निहित। एक होती है सत्ता होती है पद में निहित। पावर तो है ये भी, लेकिन ये अथॉरिटी है। तुम्हें इतनी अथॉरिटी दी जा रही है कि मोदी जी हैं, देश को कुछ भी कर ले, उन्हें अथॉरिटी है।
ठीक है। ऐसे ही यहां पर है तो प्रिंसिपल मैम है, पद है उनके पास, नहीं है तो पावर है उनके पास, ठीक है। पावर और अथॉरिटी में ये फर्क होता है। आप कहोगे पावर भी एक ही बात है, अथॉरिटी भी एक बात है, नहीं, पावर व्यक्ति में निहित होती है और अथॉरिटी उसके पद में निहित होती है, बस ये बात याद रखनी है। इसके उदाहरण आप बहुत सारे दे सकते हो कि आपकी प्रिंसिपल मैम है, यदि उनके पास प्रिंसिपल मैम का पद है तो वो उनके पास वो सारी अथॉरिटी आ जाएंगी, सारे अधिकार आ जाएंगे, लेकिन उनके पास वो पद नहीं है तो उनके पास वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही था तुम्हारा अथॉरिटी वाला भी। एक्शन हो गया तुम्हारा, सोशल एक्शन हो गया, मैक्स वेबर हो गया, मैक्स वेबर का सोशल एक्शन हो गया, और मैक्स वेबर की ये टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी क्लियर। अथॉरिटी 3 प्रकार की है, कौन कौन सी तुम बताओगे? वैधानिक सत्ता, दूसरी परंपरागत सत्ता और तीसरी करिश्मेटिक सत्ता। ये रही बुक तुम्हारी सामाजिक विचारक है, मुखर्जी की बुक है ये। चलो ये टॉपिक पूरा हो गया, यहाँ पे रखते हैं।